हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट विज्ञान का कक्षा शिक्षण हो जाता है, इसमें जो पवन सीरीज है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसमें देखिए, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। क्योंकि जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि जब रिवीजन करते हैं ना तो कहते हैं नहीं, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, यानी जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में क्या रहेगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलते हैं, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सेशन पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चिमटा उदाहरण है किसका है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है या एक मशीन है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो चिमटा हो जाता है तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है। तो वो हो जाता है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब आप कहेंगे कि मैम पहचान क्या होती है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक की हम पहचान क्या कैसे करेंगे, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की हम पहचान कैसे करेंगे और तृतीय उत्तोलक की हम पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर प्रथम प्रकार का उत्तोलक है तो उसमें क्या होता है, हमने आपको एक ट्रिक कल भी बताई थी। तो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक हो जाता है उसमें क्या होता है, जो आलंब होता है वो आपका बीच में होता है। आप एक चीज बस पकड़ के चलिए, बीच में एक चीज आलंब, ठीक है, ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। सेकेंड क्या है, अगर सेकेंड प्रकार का उत्तोलक है तो बीच में क्या होगा, ये आपका सेकेंड प्रकार का उत्तोलक हो गया। बीच में क्या होगा, आभा, हमने कहा था आभा, आ से आपको याद रखना है, तो भार हो गया। और अगर तृतीय प्रकार का उत्तोलक है तो बीच में क्या होगा, तो बीच में क्या होगा, आलम, भार और आयास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या क्या चीजें आती हैं? तो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है, क्योंकि देखिए आलंब बीच में होता है, किसमें किसमें, जैसे कैंची है इसमें क्या होता है, आलंब बीच में होता है। पेचकस है, इसमें आलंब क्या कहाँ पे होता है, तो बीच में होता है। शीशा, ढोकली जिसको बोलते हैं, तो वो जो है आपका हो जाता है, इसमें भी आलंब कहाँ पे होता है, बीच में होता है। अब अगर हम बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो आ भा यानी भार बीच में किसमें होता है, तो सरोते में क्या होता है भाई, जब सरोते में आप डली रखते हैं तो वो कहाँ पे आप रखते हैं, है ना। तो आप इसको समझिए। तो यहाँ पे क्या है, हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात कर रहे हैं, तो भार बीच में हो तो सरोते में ऐसा होता है, ठेले में भी ऐसा होता है, बोतल खोलने का जो होता है ना उपकरण, तो उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना कि इस तरह से होता है, बीच में ये होता है और यहाँ से बोतल खोली जाती है। तो ये आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक यानी चिमटा कैसा है, तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। इसमें कहाँ पे होता है, तो इसमें जो आयास होता है वो बीच में होता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा चिमटा एक किसका उदाहरण है, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जो आलंब होता है वो कहाँ पे होता है, या आयास कहाँ पे होता है, या भार कहाँ पे होता है, तो आप आभा, आ से आप याद रख सकते हैं। इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रख लीजिए और बस आप एक इस तरह से बनाइए और बीच में आप चीज़ों को रखिए, आभा यानी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से आप बना लेंगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। और जब चीज़ें पता होती ना तो सेकेंडों का वर्क होता है। आप ऐसे कहोगे मैम बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे उसके बाद लिखेंगे, सेकेंडों में होता है, मिनट भी नहीं लगता है। और चीज़ें नहीं आती होती है तो उस घंटे भी लगा दे, जब आती ही नहीं चाहे वो जितने घंटे लगा दे चीजें थोड़ी ना आ जाएंगी, है ना, ये होता है। तो चलिए भाई, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, यानी कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भाई यूज किया उसके बाद प्राप्त कर लिया। कोई चीजें ऐसी होती है कि जिसको हमने यूज किया उसके बाद हमको वो पुनः तो नहीं प्राप्त हो सकती। भाई देखिए, अच्छा लकड़ी आपने जलाई, ठीक है, कोयला आपने जलाया, तो क्या वो हमको फिर से पुनः प्राप्त होंगे? उसी रूप में नहीं प्राप्त होंगे हमको। वो समझ लीजिए हमने एक बार जला दी तो वो खत्म हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका हमने यूज किया और वो हमको फिर से प्राप्त हो गई। तो यानी क्या पूछ रहे हैं कि पुनः प्राप्त करने वाली नवीकरणीय, तो यानी ज्वार भाटा की ऊर्जा ये हो जाता है।
प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, आप भाई देखिए इनका यूज़ करेंगे तो ये दोबारा तो आपको नहीं मिलेंगी ना, तो ये पुनः प्राप्त करने वाली नहीं है। फिर है पुनः ना प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, इसमें से कौन सही है? तो पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो कोयले की ऊर्जा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो सोलर कुकर द्वारा, सौर जल ऊष्मक द्वारा, सौर भट्ठी द्वारा, सौर सेल द्वारा। किसके द्वारा? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सौर सेल द्वारा, ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। कार्य है सदिश राशि, अदिश राशि, न्यून राशि या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य क्या है? अदिश राशि है और परिमाण तो होता है, दिशा इसमें नहीं होती। अदिश जो होती है राशि यानी कार्य जैसे है, तो इसमें परिमाण यानी परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो किलोग्राम है, केल्विन है, जूल है या इनमें से कोई नहीं है। तो ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में जो मात्र यानी एमकेएस पद्धति में हो जाता है तो जूल हो जाता है, और जिसे दर्शाया जाता है जे से। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो 3 या 2 या 4 या 6। तो यांत्रिक जो हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज, यानी 2 तरह की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो आप 2 पे टिक करेंगे। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है क्या है? चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत हो जाता है ना वो सूर्य हो जाता है, क्योंकि देखिए सूर्य हमसे कोई चार्ज भी नहीं लेता और ये हमको सबसे सस्ता क्या, इसमें जब कोई चार्ज ही नहीं तो सस्ते की बात ही क्या, ये तो अनमोल है और कोई मोल भी नहीं है इसका, बहुत बड़ी बहुत कीमती चीज़ है ना। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। और उसके बाद है 1 जूल होता है 1 न्यूटन गुणे, यानी न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन प्रति 1 मीटर और 1 मीटर गुणे सेकंड क्या होता है? तो 1 जूल बराबर होता है आपका न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। निम्न में से सरल मशीन है पहिया, घिरनी, पेंच, ये सभी। तो जो सरल मशीन हो जाती है वो आपकी पहिया भी है, घिरनी भी है और पेंच भी है, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे चरखी। देखिए पहिए में भी वो आ जाता है, चरखी मतलब गोल गोल होती है ना, कील, लीवर, पुली, ये सभी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो ये सभी सही हैं, तो जब सभी सही हैं तो आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो अभी हमने देखिए उत्तोलक पहला क्वेश्चन जो आज की सीरीज का था उसी से डिस्कस किया कि 3 तरह के होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है। इसमें हमने बात की जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है आलम्ब बीच में होता है, द्वितीय प्रकार में भार बीच में होता है, तृतीय प्रकार में आयास बीच में होता है। और अगर हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बात की करें तो उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे कैंची हो जाती है, कैंची हो जाती है तो ये किस में आता है? ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। और इसी तरह पेचकस, शीशा, ये हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो जैसे सरोता हो जाता है, क्या हो जाता है? जैसे सरोता हो जाता है। और आपका जैसे ठेला हो जाता है, और क्या हो जाता है? ठेला हो जाता है, और क्या हो जाता है? और बोतल खोलने का उपकरण जो होता है वो हो जाता है द्वितीय प्रकार में आता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन में कि सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो ये आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। ठीक है। तो जैसे सीढ़ी हो गई ये तृतीय प्रकार में आ जाती है, जैसे चिमटा हो गया तो ये आपका तृतीय प्रकार में आ गया। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहे, हम आपसे भाई डिमांड ही क्या करते हैं, सिर्फ लाइक की, है ना। और अगर न्यू चैनल पे है, अभी आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको एक ही बार करना रहता है और लाइक आपको जितने भी क्लासेस होते हैं सब पे करना रहता है। तो इतनी तो डिमांड हम कर ही सकते हैं, है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल मशीन है मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, उपरोक्त सभी। तो सरल मशीन जो है वो कौन सी है, इसमें आप लोग बताएं। तो आपकी जो घिरनी हो जाती है ये सरल मशीन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना घिरनी, और हमने क्या क्या पढ़ा, पहिया, ये सभी क्या हमने पढ़ा, तो सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। कि जैसे आपका घिरनी, पहिया, कील, लीवर, पुली, ये सभी हो जाते हैं, पेज, ये सभी हो जाते हैं।
कोशिका का भाग है। कोशिका का भाग क्या है? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो केंद्रक हो जाते हैं, यानी कि जो सा ऑप्शन है वो आपका राइट है। और जीवन का मूल आधार है। जीवन का मूल आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, सेंट्रोसोम है। क्या है? तो आपका हो जाता है जीवन का मूल आधार जो है वो जीव द्रव्य हो जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आवश्यक तत्व है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी है, प्रकाश भी है, यानी कि सभी हैं। ठीक है। और इसका एक सूत्र है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, मतलब रटिए जरूर, रट के और लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब भी रिवीजन करने बैठे तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 6CO2 और प्लस 6H2O प्लस आपका पर्णहरित हो जाता है, पर्णहरित हो जाता है। और आपका एरो यहाँ पे देखिए, वैसे तो एक लाइन में लिखना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश हो जाता है। और आपका एरो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो C6H12O6 प्लस 6O2। अब आप कहेंगे मैम इतना बड़ा कैसे हम याद करेंगे? कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O और उसके बाद प्लस पर्णहरित और एरो सूर्य का प्रकाश हो जाता है। एरो C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना आप इस पर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लें तब भी कम है। आप ऐसे समझ लें, क्योंकि किसी ज़्यादा देखिए क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं बताते, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम ये बात कहते हैं। तो समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मानव के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 206, 204, 208, 216 कितनी होती हैं? तो 206 होती है। तो आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन जैसा पूछा जाए आंसर आप वैसा देंगे कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं, है ना। और ऐसे भी दे देते हैं 305 होती हैं। तो मतलब क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, जो अलग अलग होती हैं वो जुड़ जाती हैं। फिर जब वयस्क मनुष्य हो जाता है तब क्या होता है, उसकी 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वयस्क मनुष्य पूछा है या ऑप्शन में और तो कुछ नहीं है। पहली बात तो वयस्क मनुष्य अगर पूछता है और 206 है तो आप टिक करेंगे। और अगर ऐसे पूछ लेता है कि बच्चे में कितनी होती हैं तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। श्वसन अंग है क्या है? हृदय, ग्रीवा, फेफड़े और सुषुम्ना क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा श्वसन अंग जो है वो फेफड़े हो जाते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना। भाई जो कंकाल होता है, जो हमारे अस्थियों का जो ढांचा है, वो हमको क्या प्रदान करता है? तो शरीर को क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है। श्वसन में सहयोग प्रदान करता है। भाई ऐसा तो नहीं है हड्डियां जो हमको श्वसन तो नहीं प्रदान करती हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं, ये भी नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये सभी तो कट ही गया, ये भी कट गया, ये भी गया। शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है। भाई जो अस्थियां ना हो तो हमें दृढ़ता कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो वो हमें क्या करते हैं, जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो हमको दृढ़ता प्रदान करती है, जो कंकाल होता है ना। और एक अगर आका जाए तो जैसे अगर किसी का वजन 100 किलो है तो 20 किलो हड्डियां होंगी उसकी, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। जैसे जितना है तो उसका 1/5 भाग। जैसे भाई 20 पंजे 100, तो अगर 100 किलो है तो 20 किलो। अब इसी तरह से जितने किलो का है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन भाई किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कंपलसरी है भाई ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ही पूछा जाएगा। एग्जामिनर का काम ही होता है घुमाना, थोड़ा सा कंफ्यूज करना। और भाई क्यों नहीं भाई कंफ्यूज करेंगे, भाई ये भी तो देखेंगे कि कौन भीड़ में है, कौन भीड़ से अलग है।
ज़रूरी होता है, वरना कुछ लोग तो क्या करते हैं, एक दिन में ही कहते हैं हम आज पढ़ लेंगे और कल एग्ज़ाम दे आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे 6 मंथ मेहनत करते हैं। तो वो तो कहने वाली ही बात नहीं है कि जो एक दिन में यानी एक रात में पढ़ के और सुबह पेपर दे आया और एक 6 मंथ तक जिसने पढ़ाई की, तो फ़र्क तो दोनों में होता है ना, कि उसको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, प्लस क्या होता है उसका जो अनुभव होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसमें योग्यताएं आ जाती हैं। वो सिर्फ पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ा भी सकता है, ऐसा होता है ना। और जो सिर्फ एग्ज़ाम ही पास कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ पास नहीं हो जाता है, कभी कभी लक काम कर जाता है, तुक्का लग जाता है तो इंसान पास हो जाता है, तो सिर्फ पास ही रह जाता है। बाकी ये सोचो किसी को पढ़ा पाए तो पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि जब उसको नॉलेज ही नहीं है भाई, एक रात में वो पढ़ के और सुबह पेपर दे के आया, तो उसको खुद नहीं पता है पढ़ाना हमको कैसे है। तो चीज़ें होती हैं, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए देखते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि ये हर वक्त पढ़ते हैं तो ये किताबी कीड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम जिस काम में लगे हैं तो वो काम हमको ईमानदारी से करना है। कोई भी आप वर्क करें, है ना, तो अगर आप उसको ईमानदारी से करेंगे तो कब ऐसा नहीं होगा जो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और जब उसमें आप बेईमानी करेंगे कि अरे ठीक है आज पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो परसों हम पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे, अभी तो एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, अभी क्या करेंगे, हम तो उसमें के हैं भाई, एक दिन हम किताब खोल के देखते हैं और हमको सब कुछ आ जाता है। तो इतना तो महान खैर कोई नहीं है। हालांकि हम आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो क्लास रोज़ ही अटेंड करते हैं, लेकिन ऐसा अगर कोई हो ना तो वो हर एक चीज़ उस बंदे को आ जाए, हर एक चीज़ उसको आ जाए, कोई चीज़ उससे छूटे ही ना। लेकिन ऐसा ऐसा होता है ना, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, और अगर एक एक दिन में कोई एक्सपर्ट होने लगे ना तो 10 से 12 15 चीज़ें तो वो 10 से 12 15 दिनों में ही वो कर ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई किसी लाइन में एक्सपर्ट होता है तो कोई किसी लाइन में एक्सपर्ट होता है जिसमें वो टाइम देता है। चलिए भाई हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं? तो क्राउन कहते हैं, इनेमल कहते हैं, पल्प कहते हैं, ये या डेंटाइन कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को कहते हैं इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इनेमल कहते हैं। तो जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी, विटामिन ए और डी, विटामिन के। तो भाई दांतों को स्वस्थ रखने के लिए तो हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन ए और डी लेना चाहिए। और दांतों का कार्य क्या है? तो भोजन को चबाना। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाते भी हैं, भोजन को फाड़ते भी हैं, और क्या करते हैं? देखिए भोजन को फाड़ते भी हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते भी हैं। वो बात अलग की जितने दांत है सबका अलग अलग कार्य होता है, लेकिन सारे दांतों की बात की जा रही है तो सभी काम ये करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ये हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, क्या है? तो आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो पेप्सिन हो जाता है। इस तरह से आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथर्मोन, गेस्ट्रीन, इंसुलिन, कीटो, जैविक, कौन से हैं? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो इंसुलिन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन इंसुलिन, और कहते हैं ना इंसुलिन की कमी हो गई इसीलिए शर्करा हो गया। शर्करा जो रोग बहुत चल रहा है, शुगर, है ना, और कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथर्मोन, डायबेटोजेनिक, रेनिन, पेप्सिन। तो इसमें आंसर आपका जो हो जाता है वो है पैराथर्मोन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, कौन सा है? तो जल में घुलनशील, बस हमने कहा था ना जल में बस डूब गई। ट्रिक है भाई, ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो किसी के साथ। बाकी ट्रिक सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि बी सी बस, ठीक है, बस जैसे जल में डूब गई तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। कीड़ा वसा में डूब गया तो KEDA, ठीक है ना, KEDA, कीड़ा किस में डूब गया? तो ये वसा में डूब गया। और बस किस में डूब गई? तो बी से, हम देखिए बी यहाँ पे थोड़ा इसको, चलिए डबल ओवर राइटिंग हो गई, BC बस, बस किस में डूब गई? तो जल में डूब गई,
ठीक है, ऐसे याद रखिए, आप याद कर ले जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस हो जाता है। और पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किसमें, रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो पाश्चुरीकरण द्वारा हो जाएगा, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित किसके, न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉनों और किसके, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए किसी तत्व का, ये मतलब आपका 92 नंबर का क्वेश्चन है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, ऑप्शन राइट है। और परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। और निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो निष्क्रिय गैस, इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है शाही गैस। और इसमें 26, 27, 28, 282, तो यहाँ पे 282 ये सा ऑप्शन राइट है। और बाकी अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग गूगल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। एक एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें बहुत बड़ा क्या होता है, रिस्क होता है। और आप हम सभी लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है, कहते नहीं जिंदगी का सवाल होता है। क्योंकि बहुत चीज़ें खो के हम जो करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो बहुत कुछ हम खोते हैं। और जब खोते हैं ना तो वही समझ सकता है जिसने खोया होता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें, अपनी चीज़ों को एक कहते हैं ना सीरियस वे में लेके पढ़ें। कभी ये ना सोचें आज नहीं हम कल कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें डिपेंड होती है। और सबसे अच्छी बात एक चीज़ और होती है कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपने पे डिपेंड होके रहना है। और जब हमको अपने पे डिपेंड रहना है तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जो हमको आगे ले जाता है ना। जब हम किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, किसी पे बोझ नहीं होंगे, तो क्या होगा, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। तो कोई भी तरीका, किसी भी तरीके से आप सोचें, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है और अच्छे से करनी है। चलते हैं हम लोग आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। और जब मोटिवेट होते हैं तो हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, वैसे भी ऐसा नहीं है, हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। कौन सा है, तो इसमें आंसर जो हो जाता है वो कार्बन 12 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सेशन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ कहना चाहेंगे कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ पानी है तो हमें क्या करना है, हमें भटकना पड़ेगा। और जो भटका नहीं उसको मंजिल मिली नहीं, इसलिए हमको भटकना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें खोनी भी पड़ेंगी और हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो कामयाब हुआ है उसने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्यागा है, अपने जीवन को उसने जीवन नहीं समझा है, तब जाके वो सक्सेस हो पाया है। तो बस यही समझ लीजिए कि जो क्या करता है कि मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही,
क्योंकि भटकना तो पड़ता ही है ना। मंजिल मिल ही जाती है भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो वो भी जीते हैं ना कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही कट जाएगी ज़िंदगी। अरे कट कैसे जाएगी भाई, अच्छे से काटेंगे ना, तो वो वाली बात। तो चलिए भाई यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को बहुत ही अच्छे से आप लोग करें। थैंक यू।